Assalamualaikum. Welcome to the Mother and Baby Health Program. We are back with a brand new episode. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ेब, gynecologist. Thank you so much, Dr. Zeeb, for joining us. We apologize for the delay. थोड़े से connectivity issues हमारे साथ हो गए थे, but we are back now. So आज का जो हमारा topic है, that is very important, very critical and also interesting for all the women and men out there. हमारा जो topic है वो है breast cancer, importance and awareness and importance of self examination. तो डॉक्टर ज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टॉपिक? वैसे तो मतलब ज़बरदस्त टॉपिक है ये, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए. एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आपने ये टॉपिक चूज़ किया. और मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने से हम जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको हम बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, उनको अच्छा हम समझा सकते हैं रिगार्डिंग कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे डायग्नोज करना है और किस सूरत में जो है वो डॉक्टर के पास जाना है. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वो तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं तो वो मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देके और अपना भी ख्याल रखें, सेल्फ एग्जामिनेशन करें और ये देखें कि उनको कब किसी डॉक्टर के पास जाना है. तो वी विल ट्राई टू समराइज ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स सी, अब हम करते हैं हम लोग इसके ऊपर बात. अच्छा, मेरा पहला जो सवाल है वेरी बेसिक, कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और पाकिस्तान में ये कितना मौजूद है औरतों में? अच्छा देखिए, कैंसर एज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कैंसर है. ठीक है, तो सही. यानी कि कैंसर इटसेल्फ एक थोड़ा सा अलार्मिंग वर्ड हो जाता है. और जब हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस में इसको तकरीबन जो है 10 या 11 में से किसी एक औरत में हम सस्पिशन समझते हैं कि इसको हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर. अच्छा. तो सस्पिशन जब होता है तो हम उसके बाद जो है कोशिश ये करते हैं कि अब हम इसको प्रॉपर इवेलुएट करें, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं. क्योंकि जाहिर है हम अगर कोई हमारे सामने आएगा तो हम उसको देखते नहीं कह देंगे कि भैया आपको कैंसर है. हमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कैंसर इट्स अ बिग थिंग, हमें किसी को लेबल या ठप्पा लगाने के लिए हमारे पास एक बहुत सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि हम किसी को ये डिक्लेयर करें कि उस बंदे को या बंदी को कैंसर है. तो जो ओवरऑल हम एक रफ सा जो हम देखते हैं, जो हमने देखा है, जो हम स्टडीज़ या रिसर्चेस के तौर पे लेते हैं, तो वो तकरीबन 12 या 11 में से एक औरत सफ़र करती है. मतलब काफ़ी ये औरतों में मौजूद है जी पाकिस्तान में. है. और उमूमन ज़ाहिर है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ख़वातीन वो ख़्याल नहीं रखती हैं, देर से डॉक्टर के पास जाती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं सिम्टम्स को, बहुत सारी चीज़ों को. तो जब वो हमारे पास आती हैं बहुत दफ़ा, तो बाज़-औक़ात यानी कि उस कैंसर की जो स्टेज कहलाती है वो थोड़ा हाईएस्ट या एडवांस स्टेज में होता है कि उसके बाद ज़ाहिर है कि उसकी जो प्रोग्नोसिस या उसका जो ट्रीटमेंट के बाद भी जो उसका प्रोग्नोसिस होता है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है. तो फिर ये समझा जाता है आम जुबान में कि भाई उसको तो कैंसर हुआ, डॉक्टर के पास गया, कुछ टेस्ट हुए, मर गया. ठीक है, तो जाहिर है कि जब आप आएंगे ही उसी स्टेज पे कि जिस स्टेज पे उसका सर्वाइवल ही इतना कम होगा, तो ऑब्वियसली डॉक्टर या कोई भी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो कैंसर ट्रीट कर रही होती है, तो वो बेचारे क्या करेंगे उसको. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों के उस स्टेज तक जाने से पहले कोई भी तमाम औरतें, बल्कि कोई भी नहीं, तमाम वो औरतें जिनको लगता है कि उनकी फैमिली में किसी भी खातून को कोई कैंसर था, अब चाहे वो ब्रेस्ट का था, ओवरी का था, यूट्रस का था या किसी भी बॉडी पार्ट का था, तो वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें कि भाई ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किस तरीके से होता है. दूसरा, कॉजेज़ की आपने बात की, तो ऑब्वियसली कॉजेज़ भी हमारे पास जो होते हैं बहुत सारे होते हैं. इटसेल्फ औरत का अपना होना ही एक सबसे बड़ा कॉज है, बिकॉज एक औरत जो है वो कंप्लीट हार्मोन्स के ऊपर बनी हुई है कि उसी हार्मोन्स के तहत उसके साइकिल आते हैं, उसी हार्मोन से उसको बेबीज होते हैं, उसी हार्मोन से जो है उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है. तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट भी जो है इन तमाम हार्मोन्स के नतीजे में बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है. ठीक. सेकेंडली, जो मर्दों में भी होता है ये, लेकिन मर्दों में थोड़ा मतलब कि रेशो इसका बहुत कम है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू वुमेन. ठीक है. दूसरी वजह इसके अंदर ये होती है कि वो बच्चे या वो ख़वातीन जिनको बहुत जल्दी जो है वो मेनार्की आ जाती है, यानी पहला पीरियड आ जाता है उनको, यानी कि जो हम एवरेज जो हम डेट समझते हैं, ईयर्स की समझते हैं 11 से 13 साल तक, मतलब कि हर बच्ची को जो है वो पीरियड्स आने चाहिए. लेकिन अगर किसी को 11 साल की उम्र से पहले आ रहे हैं, ठीक है, और वो 52 ईयर्स की जो मेनोपॉज की एज है उसके बाद में भी किसी के चलते हैं अगर, ठीक है, तो ये एक बड़ा लंबा पीरियड होता है कि जिसके अंदर बॉडी एक्सपोज हो रही है हार्मोन्स के साथ.
तो वो तमाम हार्मोनल चेंजेस ब्रेस्ट पे भी उसी तरह असरअंदाज होती हैं जितना वो हार्मोन्स पूरी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यानी अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, एक ये इसका कॉज हो गया। सही। फिर एक और कॉज ये होता है कि वो खवातीन जिनके बच्चे नहीं होते, तो जाहिर है वो उनके अंदर वो साइकिल चल ही रहा होता है। जाहिर है जब कोई औरत खातून प्रेग्नेंट होती है या हामला होती है तो 9 महीने के लिए पीरियड्स रुक जाते हैं। 9 महीने के लिए पीरियड्स रुक जाते हैं तो बॉडी उन हार्मोन से कम एक्सपोज होती है जो पीरियड्स लाते हैं या बॉडी के अंदर दूसरी चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये भी है। तीसरा ये होता है बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं उन खवातीन के अंदर होता है जिनके बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो कभी बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं। अच्छा। तो ब्रेस्ट फीड एक प्रोटेक्टिव चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ने एक कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है कि जो औरतें जो पिलाती हैं बच्चों को दूध, ठीक है, अपना, उनके अंदर निस्बतन रेशो कम होता है। उन औरतों में उस सूरत में ज़्यादा होता है जब उनकी फैमिली में कैंसर चल रहा हो ऑलरेडी। ठीक है, किसी की नानी दादी को था, किसी की बहन या फूफी या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, लेकिन अच्छा, फर्स्ट डिग्री करीबी। करीबी फर्स्ट डिग्री, यानी कि वो ब्लड रिलेशन जो सिर्फ फर्स्ट डिग्री हैं। ठीक है, यानी चचा, ताया, फूफी, ठीक है, खाला, ये वाले जो फर्स्ट रिलेशन कहलाते हैं, और फर्स्ट कज़न उन्हीं के अंदर। उसके अलावा थर्ड फोर्थ डिग्री जो होते हैं यानी कि कज़न की कज़न या उस तरह, उन लोगों में हम नहीं इतना लेते हैं। ठीक है, उन औरतों में फिर ये होता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि अगर फैमिली में चलता आ रहा है तो ये एक कॉज होता है। तीसरा वो औरतें जो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का यूज़ करती हैं, ठीक है, मतलब किसी भी कंडीशन के लिए, लाइक अगर किसी औरत को जो है अगर पीरियड्स का इशू है, किसी औरत को हैवी पीरियड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मोन्स यूज़ करती है, इस्ट्रोजन, स्पेशली इस्ट्रोजन, तो इस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है वो इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, यानी कि उनका साइज और उनकी शेप और उस चीज़ को रेगुलर करता है वो। तो इस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स भी जो होती हैं बाज़-औक़ात अगर हाई डोज में ली जाती हैं, लंबे अरसे के लिए ली जाती हैं, तो वो भी एक्सपोज करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, सही जी। अच्छा, एक हमारे जो शील के यूज़र हैं उन्होंने ये बोला है, सवाल क्या है कि रेडियोथेरेपी क्या इफेक्टिव क्योर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? अच्छा, हम आते हैं ज़रा ट्रीटमेंट की तरफ, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ी सी ये बात करते हैं, कॉजेज़ की हमने बात की है, फिर हम ये देखेंगे कि सिम्टम्स आता कैसे है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यूजुअल प्रैक्टिस में हमारे पास जो आती हैं खवातीन या बच्चे, वो हमारे पास 3-4 कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। ठीक है, एक तो होता है ब्रेस्ट पेन, एक होता है ब्रेस्ट के अंदर गुठली बन जाना या गिल्टी बन जाना, और बगल के अंदर उस गिल्टी का जाना, या बगल में एकदम से जो है गिल्टी का आ जाना और वो तकलीफ देना, या बाज़-औक़ात उसमें प्रॉब्लम होना, कॉम्ब करने में प्रॉब्लम होना, कपड़े पहनने में, इन चीज़ों के साथ, बिकॉज़ वो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से। तीसरा होता है कि कुछ औरतों को निपल डिस्चार्ज की शिकायत होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास ना बहुत कॉमन आती हैं। ऑन दी अदर हैंड, ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट पेन कैंसर का पेन हो, हर ब्रेस्ट लम्प कैंसर ही हो, हर ब्रेस्ट डिस्चार्ज जो है वो कैंसर की वजह से हो रहा हो। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं ये कैसे करना है। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होते हैं कि अगर किसी को ब्रेस्ट लम्प है और वो साइज छोटा है, और अगर वो पीरियड्स आने से पहले बढ़ता है और फिर वो कम हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक अलामत होती है कि वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो पीरियड्स लाने के लिए जो हार्मोन्स का विड्रॉल होता है उसके डिपेंडेंट है वो, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है वो, और पीरियड्स बाज़-औक़ात पीरियड से पहले जो पेन हो रहा होता है और पीरियड्स आते ही जो ख़त्म हो जाता है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं डिस्चार्ज की तरफ। अगर वो निपल का डिस्चार्ज जो है सिर्फ बिल्कुल सीरस सा है, यानी कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए, थिन है, उसका कोई कलर नहीं है और वो कभी कभार हो रहा है और ज़बरदस्ती निपल को दबाने से आ रहा है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही डिस्चार्ज ब्लड के साथ आ रहा है, ठीक है, अगर वो ब्लड स्टेन्ड हो रहा है, उसमें बिल्कुल हल्का सा पिंकिश सा उसका शेड आ रहा है, या फ्रैंक ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये एक कैंसर की अलामत हो सकती है। ठीक है, और कैंसर की अलामत ये होती है ब्रेस्ट का साइज, उसकी शेप और निपल, और निपल के इर्द गिर्द जो ब्लैक एरिया होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं, उसके अंदर अगर चेंजेस आना शुरू हो जाए। अच्छा, ठीक है, अगर किसी का ब्रेस्ट साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसमें पेन होना शुरू हो जाए, रेड हो जाए, या उसमें से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, प्लस जो निपल के अराउंड जो ब्लैक एरिया है एरियोला, अगर उसके अंदर एरियोला के अंदर जो है अगर मसले मसाइल शुरू हो जाएं, यानी कि उनके अंदर कुदरत ने ग्लैंड्स रखे हुए हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर जो है वो उनको प्रमोट करते हैं कि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड जब ले रहा है तो प्रॉपर तरीके से ले ले। अगर वहाँ चेंजेस आ जाएं, यानी कि कभी कभार फ्लेक्स आ जाते हैं वहाँ पे, कभी कभार पकरिंग हो जाती है, वो इन्वर्ट हो जाते हैं, निपल्स अंदर की तरफ चले जाएं, तो ये कैंसर की अलामत होती हैं।
अच्छा, ठीक है। ठीक उसके है। अलावा अगर सिर्फ पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन है, अच्छा पेन देखिए, अगर पेन हो रहा है तो वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, पेन हो रहा है तो वो ये भी हो सकता है कि कोई औंधे मुंह हो गया, या किसी ने ओनी पोनी पोजीशन ले ली सोते वक्त, उसके ब्रेस्ट दब गए तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। सो ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी डिफ्रेंशिएटेड कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। तो जाहिर है अगर फिर भी इन तमाम चीज़ों में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए। सही। अच्छा, एक और हमारी जो शील की यूज़र हैं वो पूछ रही हैं कि अर्ली सिम्टम्स बिल्कुल जो अर्ली हैं या तो लंप फॉर्म होने से भी पहले, वो क्या है? नहीं, लंप फॉर्म होगा तो ही पता चलेगा सही। कैंसर है, ठीक है। उससे उसके पहले अलावा ऐसी कोई अलामत नहीं, नहीं हो नहीं, पाती, उससे ठीक पहले है। कोई अलामत नहीं है हमारे पास, बिकॉज हमारे पास कोई एक रीज़न तो है नहीं ब्रेस्ट कैंसर होने का ना। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के तो हमारे पास एक नहीं दसियों रीज़न है, तो ऑब्वियसली फिर हम उन तमाम रीज़न को एक्सक्लूड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और फिर आगे जाके हम किसी को लेबल करते हैं। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, ये जो लंप फॉर्म हो जाता है, जो आपने फरमाया बिनाइन है, जो नहीं हर्ट नहीं करता, तो इसकी क्या वजूहत हैं कि ये भी ये सेम हार्मोन, हार्मोन्स? ये भी सेम हार्मोन्स हैं, और इसका नाम मैं बता देती हूँ ताकि व्यूअर्स को याद भी रहे। फाइब्रोएडिनोमा कहलाता है ये, या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट कहलाता है। तो ये दोनों बिनाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसमें गिल्टी बन रही है और वो थोड़ा साइज बड़ा हो रहा है, पीरियड से पहले बेइंतहा तकलीफ दे रहा है किसी खातून को, तो हम उसको निकाल देते हैं, वो सर्जरी हो जाती है उसकी, ठीक है। सर्जरी हो जाती है, फिर ऑब्वियसली उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, टेस्ट के लिए जाता है, और उमूमन हम समझते हैं कि वो बिनाइन है, और निकलता भी ऑलमोस्ट 90 to 95% वो बिनाइन ही निकलता है, ठीक है। तो सर्जरी उसका हल है। उसके अलावा अगर कैंसर है तो फिर कैंसर को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने फरमाया कि इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, इसमें कितना चांसेस है कि अगर किसी फैमिली जैसे खाला या फूफी को है तो उनसे जो है ट्रांसफ़र हो जाए, कितना चांस होता है ये? चांस बढ़ जाते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैंने कहा जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर बाज़-औक़ात अगर किसी की फैमिली में ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, कि ओवरीज़ का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या यूट्रस का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में ब्रेस्ट की सूरत में वो आ जाए। तो फिर हम चांसेस कैलकुलेट करते हैं बैठ के, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि उसका ब्लड रिलेशन क्या है, उसका अपना क्या है, फिर हम चांसेस कैलकुलेट करते हैं। तो उमूमन अगर किसी को, जैसे आपने कहा कि खाला या फूफी को है, अगर फर्स्ट डिग्री है वो, तो उसके अंदर चांसेस कितने हैं, तो ऑब्वियसली वो तकरीबन 75 to 80% हो जाता है कि जी हाँ, कि वो चांसेस हो सकते हैं। येट अगेन हमारे पास सिर्फ हम देखने से कैंसर नहीं कहेंगे ना, हम फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, फिर मेमोग्राम्स हैं, फिर सीटी स्कैन है, आगे बेइंतहा इन्वेस्टिगेशंस हैं एक कैंसर का ठप्पा लगाने के लिए, ठीक है। बिकॉज कैंसर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कोई मेरे पास चल के आए क्लिनिक में और मैं उसको कह दूँ कि भाई ये तो कैंसर है, सही, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये होता है, लेकिन हाँ अगर किसी की फैमिली में चलता आ रहा है तो ऑब्वियसली रिस्क जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है ये ना। सही। अच्छा, एज, हाउ इज एज अ फैक्टर? कितना वो डिटर्मिन करता है कि उसमें जो है कैंसर का होना बढ़ जाए? अच्छा, एज देखें, एज का ना इसके अंदर ये होता है कि अगर मैं एक रफली आपको कट ऑफ देती हूँ कि 35 to 40 ईयर्स की जो एज होती है, चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, उससे नीचे नीचे हम ये समझते हैं कि कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, अनलेस कि किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है। अच्छा, ठीक है। तो हम अगर कभी किसी को लंप आ रहा है या पेन आ रहा है या कभी कभार डिस्चार्ज आ रहा है तो हम उमूमन नहीं समझते कि इसको कैंसर होगा, बट स्टिल वी डू आस्क कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर तो नहीं है, अंडेदाने का, बच्चेदाने का, छाती का या किसी और जगह का। तो ऑब्वियसली फिर हम ना चीज़ों को रूल आउट करते हैं। लेकिन अगर औरत 40 ईयर से ऊपर होती जा रही है, या हम ये समझते हैं कि मिनोपॉज के बाद, कि क्योंकि मिनोपॉज के बाद क्या है, एस्ट्रोजन नहीं है, सही, ठीक है, एस्ट्रोजन खत्म हो गया बॉडी से ना, तो अब एस्ट्रोजन का ब्रेस्ट पे या किसी और चीज पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को एकदम से ब्रेस्ट की चेंजेस आ रही होती हैं तो दैट इज अलार्मिंग फिर ना। फिर हमें देखना पड़ता है कि अब क्या हो रहा है कि किसी मिनोपॉजल एज की औरत यानी कि 50 प्लस आप ले लीजिए, उस औरत में क्यों ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन तो है नहीं कि जो कैंसर कराएगा। तो फिर ऑब्वियसली हमें देखना पड़ता है, और उमूमन ये 50 प्लस की औरतों में ज्यादा होता है ये ना। सही, ठीक है। जी। अच्छा, ये बताएगा कि अगर कोई माँ है, ठीक है, और उनका बच्चा छोटा है, वो ब्रेस्ट फीड पे है, और उनको अगर डायग्नोज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या सेफ है ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना? अच्छा देखें, इसमें ना कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर वाली माँ जो है वो फीड नहीं करा सकती बिकॉज ऑफ, क्योंकि कैंसर में चूंकि निपल से ब्लड ही डिस्चार्ज होगा ना, तो वो बच्चा कैसे लेगा।
ऐसा नहीं है कि वो कैंसर मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर चला जाएगा, बिकॉज ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। बट ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो सकता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो टेस्ट चेंज करेगा, वो बच्चे के अंदर जाएगा, बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो या मना हो साफ, ये सिर्फ ये है कि माँ खुद देख ले कि अगर उसका ब्रेस्ट साफ है, उसका निपल ठीक है, क्रैक नहीं है, उसके अंदर से ब्लड नहीं आ रहा है, तो बच्चे को फीड करा सकती है। लेकिन अगर क्रैक्ट है, निपल तकलीफ हो रही है उसको, बच्चा मुंह में ले रहा है, सक कर रहा है, तो उसको तकलीफ हो रही है, तो फिर ना पिलाए। सही, वरना ऐसा कोई जो है ट्रांसफर होने का चांस या कोई बीमारी होने का चांस नहीं है। देखिए ना, ये कोई कंटेजियस डिजीज तो है नहीं, है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज से किसी चीज में ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो कैंसर है तो कैंसर के लिए तो जैसे मैंने वजूहात बताई कि ये सब कुछ होती हैं, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा है ना फिर। जी। अच्छा, कोई ऐसी टिप्स हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का होना, या कोई इस तरह की एहतियाती हम लोग जो है मेजर्स ले सकते हैं जिससे औरतें कहें कि अच्छा हम प्रिवेंशन टिप्स बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोजन है ना, तो हम एस्ट्रोजन से खेल रहे होते हैं पूरी बॉडी में ना। एक औरत जो है वो एस्ट्रोजन की बनी हुई है, आप ये समझ लें कि अगर वो बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं होता तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अब एस्ट्रोजन आता कहाँ से है, हमें ये देखना चाहिए। एस्ट्रोजन आता है एक तो नेचुरल, दूसरा आता है फैट से, ठीक है। फैट की मेटाबॉलिज्म होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर एस्ट्रोजन बनता है। अब वो औरतें जिनका बीएमआई ज़्यादा है, यानी कि जिनका वजन जो है वो ज़्यादा है, तो उन औरतों में क्या होगा, जितना फैट होगा उतना एस्ट्रोजन बनेगा, उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन जो है वो डिपेंडेंट होके और वो कैंसर की तरफ जाएगा और कैंसर बढ़ा सकता है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वजन कम रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, लो कार्ब्स लें आप उसके अंदर, ठीक है, लो सैचुरेटेड फैट लें, ठीक है, यानी बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें। तो ऑब्वियसली देखिए, अगर बीएमआई को अगर हम सिर्फ लेते हैं, ओबेसिटी को लेते हैं, तो ये इट्सेल्फ ही बहुत सारी चीज़ों का मतलब कॉज बन जाता है ना ये। और ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ये आता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। बिकॉज जितनी फैट होगी उतना एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज होगा, उतना एस्ट्रोजन बॉडी में जाएगा और जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाएगा। तो लाइफस्टाइल चेंज करना या हेल्दी लाइफस्टाइल रखना आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है 100% ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल अच्छा हो, हेल्दी हो, स्ट्रेस कम लें, अगर कोई भी सिम्टम आता है तो स्पीक अप, बोलें। मैं अपने हर सेशन में मतलब देखने वालों को ये कहती हूँ कि प्लीज़ बोला करें। सिर्फ ब्रेस्ट का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई टैबू आप इसको ना बनाएं कि यार मैं किसी को ब्रेस्ट बोलूँगी तो मुझे शर्म आनी चाहिए, ये सामने वाले को शर्म आनी चाहिए। देखिए, ब्रेस्ट इटसेल्फ एक अल्लाह ताला ने बहुत सेंसिटिव चीज़ दी है, जिसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको हमने देखना भी तो है कि नहीं देखना है, राइट। तो आप बोलें, मैं अपने देखने वालों से ये कहूँगी कि जो भी तकलीफ होती है आप बोला करें, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप ये ना कहेंगे मुझे छाती में दर्द है। अरे भाई, छाती तो मतलब हम सीने में दर्द है, सीने में दर्द तो किसी भी वजह से हो सकता है, मस्कुलर पेन है, खांसी है, नज़ला जुकाम है, वो निमोनिया हो गया, कॉफ हो गई, वट एवर, लंग का प्रॉब्लम हो गया, तो सीने के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना भाई, हार्ट भी आता है उसके ऊपर, ब्रेस्ट। तो आप ओपनली कहें कि भाई मुझे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है या मुझे बगल में प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर भी देखने वाला है, उसके दिमाग में होगा कि हाँ भाई, जब मैं एग्जामिन करूंगी या करूंगा तो मैं ब्रेस्ट और एक्जिला यानी बगल को अच्छे से देखूंगा कि अल्लाह ना करे कहीं वहाँ कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ताकि हमें आगे फॉरवर्ड करने में आसानी मिले कि हमने कहाँ भेजना है पेशेंट को। अच्छा, ये हमारी एक और यूज़र है, उन्होंने ये बोला है कि अगर ब्रेस्ट में वाइट हेड्स हो जाएं एकदम से काफ़ी ज़्यादा, तो क्या ये टेंशन वाली बात तो नहीं है? वाइट हेड्स का मतलब जैसे मैंने वही कहा कि निपल के अराउंड जो एरिया होता है वो एरिवला कहलाता है। और वो एरिवला जो है वो उसके जो अंदर ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी, वो दो सूरतों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। वो औरतें जिनकी शादी हो गई है, जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस दूसरे किस्म की आ रही होती हैं, या उनकी प्रेगनेंसी हो गई है या बच्चे हो गए हैं, तो वो वाइट हेड्स नहीं कहलाते, वो भी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, एरुला के अंदर ना। तो ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उन ग्लैंड्स की शेप चेंज हो रही है, उनका कलर चेंज हो रहा है, उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, तो फिर खतरे की बात है। सही, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन से डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, कुछ बताइएगा इसके बारे में। देखें, मैं सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि ब्रेस्ट जो है जैसे मैंने कहा कि बना हुआ है ग्लैंड्स का, वो ग्लैंड्स और उनकी नालियाँ होती हैं जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और उनके इर्द गिर्द फैट होती है जो कि ब्रेस्ट का साइज डिटरमिन करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली
डिफरेंट टाइप के जो है वो कैंसर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन हम ये समझते हैं कि जो लोब्यूल है, यानी कि जो नाली, आप ये समझ लीजिए नाली की जो दीवार है इसका कैंसर होता है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। अगर वो सिर्फ उसके अंदर होता है, बाहर किसी फैट के किसी भी चीज़ को जाके इन्वॉल्व नहीं करता है। बाज़ औक़ात अगर वो आसपास भी इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर हमारे पास डिफरेंट होते हैं। पेजेट्स डिजीज़ होता है, फिर हमारे पास जो है वो इंस्यूटू मतलब के अंदर के बाद फिर वो बाहर जाना शुरू कर देता है। अच्छा। तो इस तरह फिर डक्ट्स को इन्वॉल्व करेगा, जो मिल्क लेके जाती हैं बच्चे के लिए, ठीक है, निपल्स की तरफ, उनको इन्वॉल्व करता है, तो हम डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। फिर उसके बाद ये इस तरह की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के बाद हमारा डायग्नोसिस होता है। मैं पहले डायग्नोसिस की बात करना चाहूँगी। एक तो हो गया सेल्फ एग्जामिनेशन, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी सेल्फ एग्जामिनेशन को। उससे पहले मैं ये बताऊँगी कि किसी को अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो हम सबसे पहले लेस देन 35 ईयर्स ऑफ द एज, जैसे मैंने कहा कि हम कैंसर नहीं सस्पेक्ट करते, तो हम उनका सिंपल ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे हमें बाजुकात पता चल जाता है कि ब्रेस्ट का जो है वो साइज़, उसकी शेप, उसके अंदर जो पेरेन्काइमा कहलाता है, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो ठीक है, नॉर्मल है, कोई निपल के अंदर कोई चेंज नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर 35 ईयर्स से ऊपर आ रही है हमारे पास और ये स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो कि इसको कैंसर हो सकता है, तो हम मैमोग्राम की तरफ जाते हैं, ठीक है। मैं ये बात शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि जब हमारे पास इवन यंग बच्चे भी आ रहे होते हैं अपने वालिदैन के साथ, तो उनकी माएँ हमारे पास यही फरमाइश कर रही होती हैं कि मैमोग्राम करा लें मैडम, मैमोग्राम करा लें। मैमोग्राम देखिए एक रेडियोलॉजी, एक हमारे पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू यानी कि हम ब्रेस्ट का एक प्रॉपर जो है वो घोरा होता है। तो जितना हो सके मुमकिन अपने आप को, अपने बच्चों को इन तमाम जो रेडिएशंस होती हैं ना, इनसे एक्सपोज ना करवाएं, ठीक है। ये इटसेल्फ एक कॉज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवानी होती है ना। तो अगर किसी को सस्पिशन हो रहा होता है तो और जो डॉक्टर समझ रहा है तो वो डेफिनेटली आपको मैमोग्राम एडवाइस करेगा, अगर नीड उसको लगी तो डेफिनेटली ना। और प्लस एज, प्लस फैमिली हिस्ट्री, प्लस पर्सनल हिस्ट्री उसकी अपनी, प्लस जो है अगर वो कोई बहुत ज़्यादा पिल्स ले रही है हार्मोन कंटेनिंग, एस्ट्रोजन कंटेनिंग, प्लस अगर वो लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा ओबीस है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, तो इन सूरतों में ऑब्वियसली हम मैमोग्राम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि क्लिनिकली देखने से कि इसको कैंसर हो सकता है, तो हम बाजुकात हम बायोप्सीज की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। अब वो हम नीडल के थ्रू भी समटाइम्स बायोप्सी लेते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी कहलाती है, फिर उसका हम टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। बाजुकात हम टिश्यू बायोप्सी भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेस्ट सर्जन उसको देख रहा है और किस तरीके से पेशेंट को लेके चल रहा है। तो ये 3-4 टूल्स होते हैं बेसिक, जिनके थ्रू हम पिक करते हैं। फिर हमें अगर लगता है कि कोई पेशेंट हमारी लेबल्ड हो गई है कि यार इसको डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है या लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू है, तो फिर ऑब्वियसली हम उसको फिर रेफर करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो आई होप हमारे वो व्यूअर जिन्होंने सवाल पूछा था रेडियोथेरेपी का, अब उनको पता चल जाएगा कि फिर ट्रीटमेंट आती है। ट्रीटमेंट इसकी होती है सर्जरी, सर्जरी के बाद फिर आगे आती है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है। रेडिएशंस मतलब रेज की थेरेपी और कीमोथेरेपी वो होती हैं जो ड्रग्स दी जाती हैं हाई पोटेंसी की एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है अगेन कि किस स्टेज पे था कैंसर, यानी किस वक्त हमारे पास आया, उसका उस वक्त से आने और लेबल होने में कितना टाइम लगा। क्योंकि बाजुकात क्या होता है ना, मरीज हमारे पास आते हैं उसके बाद ना वो गायब हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कोरोना की, अगर हमारे पास कोई कोरोना का पेशेंट आता है, हम उसको ये कहें कि हाँ आपको कोरोना का टेस्ट कराना है, तो वो नहीं आता फिर अगली ओपीडी में, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है, सब कुछ होता है। सेम गोज फॉर ऑलमोस्ट दीज काइंड ऑफ बिग यानी कि चीज़ें, अगर हमें सस्पिशन लगे, अगर हम किसी को कहते हैं तो पेशेंट लॉस्ट टू फॉलो अप हो जाते हैं। अब लॉस्ट टू फॉलो अप प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये ना, बिकॉज ऑफ वही मैंने आपसे कहा ना टैबू। लोग समझते हैं डॉक्टर अगर हमें बता रहा है कुछ तो वो भाई अपने पैसे बना रहा है। तो माजरत के साथ सिर्फ बताने से हमारे पैसे नहीं बनेंगे या किसी भी डॉक्टर के नहीं बनेंगे, और हमारे उतने ही बनेंगे जितने किसी भी डॉक्टर की फीस होती है या हॉस्पिटल चार्जेस होते हैं, वो होता है। अगर टोटल देखा जाए तो किसी भी डॉक्टर को किसी भी कैंसर को डायग्नोज करने में कोई पैसा नहीं मिलेगा ना। लाइकवाइज कोरोना, अगर हम कोरोना डायग्नोज करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना उसके, ठीक है। तो आप ये एडवाइस करें कि दोबारा आएं और प्रॉपर चेकअप कराएं। तो क्योंकि देखिए एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने में टाइम नहीं लगेगा ना। और अगर कैंसर को एडवांस होना है, कैंसर को आगे बढ़ना है, तो वो मुझसे या आपसे या किसी भी डॉक्टर से पूछ के नहीं बढ़ेगा ना। वो तो बॉडी की अपना रिस्पॉन्स है कैंसर को कैसा कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों पे वो ट्रीटमेंट
जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब सपोज अगर हमारे पास कोई पेशेंट आई है, स्टेजेस मैं बता दूं, स्टेजेस तकरीबन इसकी 4 होती हैं। स्टेज 1 वो होती है जो सिर्फ डक्ट्स तक महदूद होती है। स्टेज 2 वो होती है जिन बगल की गिल्टियों को भी इन्वॉल्व कर लेती है, लेकिन नंबर्स कम होते हैं गिल्टियों के, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना, हमें नहीं पता चलता, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी में कि बगल में अल्लाह ताला ने बहुत सारी गिल्टियाँ रखी हैं, ठीक है। अच्छा। जो कि हमारे जो अपर चेस्ट होती है उसका जो क्या कह लें आप, मवाद कह लें या कुछ नॉर्मल कुछ भी आप कह लें, वो लिम्फ्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। वो खुद ब खुद नेचुरली क्लियर होता जाता है अगर कोई इन्फेक्शन होना है या कुछ भी होना है। तो अगर कैंसर होता है तो जाहिर है ग्लैंड्स का काम है क्लियर करना ना, तो वो अपनी तरफ से वो कैंसर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और वो अपनी जगह पे मोटे होते जाते हैं। अच्छा। तो अगर वो 2 या 3 हैं तो स्टेज 2 हो जाएगी। अगर वो तमाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, 5 को, 9, 10 को, तो वो स्टेज 3 हो जाएगी। अच्छा। स्टेज 4 वो होती है जब वो ब्रेस्ट कैंसर से निकल के वो ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में कहीं पे भी फैल जाए। और सबसे ज़्यादा कहाँ जाके फैलेगा? लिवर में। अच्छा। लिवर में चला गया, अब आप सोचिए कि अब बंदे को लिवर के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उसको जो है वॉमिटिंग होगी, पेट में दर्द होगा, खाना हजम नहीं होगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, इश्तहा नहीं होगी, खाना खा नहीं पाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब सपोज अगर मेरे पास कोई आया है स्टेज 1 पे या स्टेज 2 पे, फिर वो लॉस्ट टू फॉलो अप हो गया फॉर लाइक 6 मंथ्स, अब वो दोबारा आ रहा है मेरे पास कॉम्प्लिकेशंस के साथ, तो भाई उसमें मैं या कोई भी कैंसर का स्पेशलिस्ट या कोई भी डॉक्टर क्या करेगा उसमें ना? सही है ना। तो ये बहुत मतलब एक खुसूसी और एक बहुत ज़रूरी अमर है कि आप लोग ये देखें कि अगर कोई डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करने के लिए कह रहा है तो कर लें आप ना। देखिए कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत यही होगा ना कि पैसे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक सस्पिशन खत्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये कैंसर है। कैंसर तो एक बजाते खुद एक ठप्पा है ना, एक ठप्पा है किसी के भी ऊपर, और फिर अलार्म है आगे आने वाली नस्लों के लिए भी। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका पकड़ना, इसका ट्रीट होना, इसका आगे मतलब स्प्रेड ना होना, ये भी एक बड़ी चीज़ है, बहुत जरूरी भी है। अच्छा देखें, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है अगर वो स्टेज 1 स्टेज 2 में हो जाता है। हाँ। मोर देन 90% औरतें बाद में हेल्दी लाइफ गुजारती हैं। अच्छा, स्टेज 4 में आप कितना बताएंगे, कितना सर्वाइवल रेट है? ऑलमोस्ट 10 to 12%, ठीक है, कम। बहुत कम है। यानी सर्वाइवल रेट इन द सेंस कि ट्रीटमेंट के बाद वो कितना अच्छा जिंदा रहेंगी। अगर मैं वो कहूँ कि मंथ्स की बात करूँ तो हार्डली 3 months, 2 months, if they don't develop so many complications, if they do develop so many complications, so I mean more than that, so earlier the diagnosis, better the prognosis, ठीक है। तो डायग्नोसिस ज़रूर करवाइए ताकि आप, आपके चाहने वाले, आपकी फैमिली, आपके साथ जितने भी लोग हैं वो अच्छे रहें आपके लिए भी, ठीक है, तकलीफ ना हो किसी को भी, पैसे ना खर्च हों, आना जाना ना हो हॉस्पिटल में, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी तो आ जाता है ना नवीन, ठीक है। मतलब एक किसी को कह देना कि उसको कैंसर है, हमारे यहाँ तो पीसीओडी को भी इतना मसला बना लेते हैं लोग, तो कैंसर को कहाँ लेके जाएंगे उसको ना, है ना। तो लाइक आई मीन इट्स बेटर टू टॉक टू समबडी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ सिम्टम। अब सिम्टम यही वाले हैं जो हमने आपको बताए हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट यकीनन यही है कि ब्रेस्ट की सर्जरी होती है। अब वो सिर्फ और सिर्फ या तो लंप निकाल सकते हैं, ठीक है, गिल्टी, या वो पूरे का पूरा ब्रेस्ट निकलता है। सही। और जो हमने देखा है वो अमूमन ब्रेस्ट ही निकलता है, ठीक अच्छा, है। उसकी जरूरत पड़ती है कि पूरा ब्रेस्ट निकाल दें? जी, अगर सिर्फ लंप निकालेंगे तो उसका क्या नुकसान है? अगर सिर्फ लंप है और वो लंप जो है इधर उधर नहीं गया है, यानी कम स्टेज का है, सपोज स्टेज 1 का है, तो उसमें बाजुकात लंपेक्टमी या लंप निकालना कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वो फैल चुका है, आसपास के एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है, तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते हैं। सही। ठीक है। और ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद भी ब्रेस्ट सर्जन, जाहिर है एक औरत की जिस्म की एक चीज़ होती है ना, तो फिर उनको बाजुकात ऐसे खुसूसी इम्प्लांट्स दिए जाते हैं कि वो ऐसे इम्प्लांट्स पहने, उसके ऊपर ब्रा पहने, फिर अपने कपड़े पहने ताकि उनकी बॉडी डी शेप ना हो। ठीक है। तो बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कोई हमारे पास आए तो सही, है ना, बताए तो सही आके। अच्छा, हमारी एक और जो है यूज़र हैं, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी, सेकंड को जब दी तो दर्द, रेडनेस और बहुत कम ब्लीडिंग 1 मंथ तक कम नहीं हुआ, तो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी। उसके बाद वाइट पस आई थिंक भी काफ़ी निकली, तो वो क्या रीज़न पूछना ये तो चाह ब्रेस्ट रही है? एब्सेस हुआ मेरी बहन, ठीक है, ये तो ब्रेस्ट एब्सेस है, ये अच्छा, इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन। इसमें ये हो सकता है
कि जब बच्चे ने हो सकता है सक करने की कोशिश की हो तो निपल्स के ऊपर क्रैक आ गए हों, ठीक है, वो क्रैक फिर चूंकि प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड है, शायद हमने पिछले शो में अपनी बात की थी कि वो बहुत वल्नरेबल होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। फिर अगर इसके ऊपर इन्फेक्शन एडअप हो जाता है तो ये ब्रेस्ट एब्सेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है तो उसमें भी ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाएंगे, टेंडर होंगे, तकलीफ होगी, बड़ा साइज हो जाएगा, ब्रा नहीं पहनी जाएगी, बच्चे को फीड नहीं कराई जाएगी और से लेटा नहीं जाएगा। तो ये इटसेल्फ एक अलग से टॉपिक है जिसका कैंसर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और औरतें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम सेल्फ एग्जामिनेशन की अब थोड़ी सी बात करेंगे कि वो क्या है और कितनी ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है औरतें क्यों नहीं करती हैं, किसी को मतलब अवेयरनेस नहीं है, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि खुद अगर लंप आपको फील हो रहा है तो वो किस तरह आप खुद भी ज़रा सेल्फ डायग्नोसिस किस तरह कर सकती हैं कि अच्छा अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, बहुत ज़रूरी है सेल्फ एग्जामिनेशन हर औरत के लिए, ठीक है। 15 साल के बाद से लेके इवन 50, 55, 60, 70 तक औरतों को अपने आप को ज़रूर देखना है। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने वही कहा कि टैबू है, सही है ना, कि लोग जो है ब्रेस्ट का नाम नहीं लेते हैं, शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। अब वो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप शावर में खुद ब खुद देखें, अपने आप को खुद फील करें, ठीक है, चाहे आप लेटते हुए अपने आप को फील करें कि यार जब मैं करवट से लेट रही हूँ तो ब्रेस्ट में कहीं दर्द तो नहीं आ रहा, बगल में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, मैं कॉम या कंघा कर रही हूँ तो मेरे बगल में कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा, ब्रेस्ट में कोई दर्द तो नहीं हो रहा। तो सिंपल छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, अगर लगता है कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डू गो टू डॉक्टर, घर पे मत बैठें फिर ना, ठीक है। उसके अलावा ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करने का तरीका भी है, अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहे तो गूगल पे बहुत अच्छे इमेजेस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं ना उसको। आपने ये हाथ की ये 4 उंगलियां जो होती हैं, इनका जो पल्प होता है शुरू का ना, ठीक है, ये अपना हाथ पे लेंगे, एक हाथ ब्रेस्ट पे यूं रखना है, एक हाथ ब्रेस्ट पे नीचे से यूं रखना है, ठीक है, क्रॉस में। उसके बाद जो है इसको आप सिर्फ पल्प से आपने एग्जामिन करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऊपर, फिर नीचे, फिर साइड में, फिर इस साइड में, चारों तरफ हो गया। उसके बाद इसी हाथ को घुमाना है नीचे, इसी हाथ को ऊपर घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आखिर में आपने जो है एरूला, जो निपल के इर्द गिर्द जो जगह होती है ब्लैक, उसको देखना है सिर्फ पल्प से, 2 या 3 फिंगर से, ठीक है, यहाँ से टिप से। उसके बाद देखें कि एरूला में कोई चेंज तो नहीं है, फिर आपने एक फिंगर से निपल देखना है सिर्फ, ठीक है, कि निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, निपल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, अगर नहीं है तो दिस इज वेल एंड वेल गुड। अच्छा, ये सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है तकरीबन हर औरत के लिए, ठीक है। एज मैंने आपको बता दी 15 साल से लेके ऑलमोस्ट 55 बहुत ज़रूरी है हमारे मतलब के मुल्क में। उसके अलावा अगर वो औरतें जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, ठीक है, तो उनको तो बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल 1 महीने में 1 दफ़ा काफ़ी है ये एग्जामिनेशन, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि कब करना है या आप कभी भी कर जैसे मैंने कहा आप शावर ले रहे हैं तब करें। दूसरी बात ये है कि जब आप लेट रहे होते हैं रात को सोते वक्त, तो यार वो इजी टाइम होता है ना, अपने लिए टाइम आप सोच सकते हैं, भाई अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लेट जाएं, हाथ ऊपर करें, अपना ब्रेस्ट देखें, अपने बगल भी चेक कर लें साथ में, ठीक है। अच्छा हाँ, और बगल की क्लीनिंग का भी ख्याल रखें, ठीक है। कुछ खवातीन अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा हाइजीन का नहीं ख्याल रखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। डिओड्रेंट यूज़ करें, हाइजीन का ख्याल रखें, बगल में छोटा सा भी दाना हो उसके लिए परेशान हो, बगल के बाल नोचे नहीं, ताकि कोई भी जो लिम्फ ग्लैंड जो है वो अपसेट ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए उसका ना, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। और बेटर मैंने जैसे कहा कि यूट्यूब पे वीडियोस हैं और गूगल पे इमेजेस भी हैं, तो आप ज़रूर करें वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार। एंड आई थिंक ये कोई मुश्किल नहीं है, 1 महीने में एक बार तो हो सकता है। कितना इफेक्टिव है आपको लगता है सेल्फ एग्जामिनेशन इन डायग्नोसिस? नवीन, मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली अगर कोई औरत देख रही है और उसको एकदम से फील होता है कि यार गिल्टी है, तो गिल्टी होगी तो ऑब्वियसली वो सोचेगी ना, जैसे मैंने कहा दर्द नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, फिर भी देखें आप ना, फिर उसको ऑब्जर्व करें थोड़ा सा। अगर दर्द नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, और अगर वो सिर्फ पीरियड से पहले बढ़ रही है, पीरियड्स के बाद खत्म हो रही है, तो यार ठीक है, फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है ना, बिनाइन हो सकता है कुछ, बट स्टिल इट नीड्स एन इवैल्यूएशन एंड शी नीड्स टू गो टू द डॉक्टर एज वेल। यस,
देखिए ब्रेस्ट हो गया या औरत का कोई भी मसला हो गया ना, स्पेशली ब्रेस्ट हो गया या नीचे से यूट्रस, ओवरीज या पीरियड्स का मसला, इनको निग्लेक्ट ना करें। सही। प्लीज डू गो टू डॉक्टर्स, बिकॉज एक मसला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। बाज़ औक़ात हम कर कुछ रहे होते हैं, निकल कुछ आ रहा होता है स्टैंडर्ड ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाए प्रॉपर्ली, इन चीज़ों को देखा जाए ना। ठीक है। अच्छा, मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि मैस्टेक्टमी जिसमें आपने कहा कि ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, क्या उसके कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म कोई ऐसा है कि नुकसान है या वीक हो जाती हैं औरतें, इसके बारे में कुछ देखिए ऑपरेशन इटसेल्फ एक बड़ी चीज़ है और ब्रेस्ट का रिमूव हो जाना ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर्जरी का अपना कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, कि सर्जरी की अपनी वीकनेस हो या प्रॉब्लम हो या औरत को कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाए उससे, कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग ना, अगर किसी औरत का एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट रिमूव हो जाए और बाद में वो इम्प्लांट्स के सहारे जो है वो अपनी बॉडी शेप मेंटेन कर रही है। उसके अलावा ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म तो कोई इफेक्ट नहीं है इसके, फिर लॉन्ग टर्म स्क्रीनिंग चल रही होती है। लॉन्ग टर्म हमने ये देखना है कि कभी ये दोबारा तो नहीं आ रहा, अगर एक ब्रेस्ट सपोज रिमूव्ड है, ये तो नहीं है रिकरेंस हो के दूसरे ब्रेस्ट में भी आ रहा है, तो फिर इनकी जब तक उनकी जिंदगी होती है फिर ये लाइफ लॉन्ग स्क्रीनिंग चलती है, विद द हेल्प ऑफ द सेम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, विद द हेल्प ऑफ सम ब्लड टेस्ट, जेनेटिक स्क्रीनिंग, उसके तहत जो है फिर ये पूरे का पूरा किया जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने जैसे आपसे कहा कि इम्प्लांट्स दे दिए जाते हैं, सिलिकॉन के इम्प्लांट्स होते हैं या कुछ और किसी चीज़ के पोस्ट बेस्टेक्टमी। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, वो औरतें जो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा यानी कि वो कर रही होती हैं ब्यूटी इन्हेंसमेंट की चीज़ें, ठीक है, सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं, बोटॉक्स इम्प्लांट्स हैं, ये सब कुछ होता है। तो अगर बिला वजह अगर सिलिकॉन के इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर की वजह हो सकती है। अच्छा। क्योंकि अगर सिलिकॉन जो है वो अच्छी कंपनी का नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, किसी ऐसी जगह से लगाया है, तो ऑब्वियसली वो भी एक क्योंकि सिलिकॉन जो है वो इटसेल्फ यानी कि एक ऐसा मटेरियल रिलीज करता है कि जो कि लोब्यूल्स को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ने करवाना भी है तो एक ऑथेंटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करे, उसके बाद रिसर्च करे, फिर जाके करे और फिर लगवाए। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं पेशेंट को, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के चेंजेस लाए, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कितना चांस होता है वापस आ जाए कैंसर। जैसे मैंने वही कहा कि अगर कॉज उसका हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, तो फिर ऑब्वियसली दूसरे ब्रेस्ट का भी जो होता है बाज़-औक़ात चांस बढ़ जाता है। अब इसकी ना कोई वो नहीं है कि हम ये कह सकें कि ऑथेंटिकली कि इतने लोगों में से इतने लोगों को होगा ना, तो इट कैन हैपन, इट कैन नॉट हैपन, बोथ द थिंग्स आर देयर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आपने कहा कि मिस्टेक्टमी के बाद की लाइफ, तो देखें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली की सपोर्ट है, हस्बैंड की या फर्स्ट डिग्री रिलेशंस जो भी आपके हैं, आपके लव्ड वंस जो भी आपको प्यार करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उनकी सपोर्ट मिले आपको। प्लस आप ज़रूर उन लोगों से बात करें जिन लोगों को खुद ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उनसे पूछें, उनके लाइफ चेंजेस के बारे में जो है वो देखें। बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि जब कोई भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जा रहा होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो यकीनन आसपास बहुत सारे लोगों से बात हो रही होती है, तो आपको क्या है, आपको क्या है, आपको क्या है ना। तो अगर कोई ऐसा मिल जाता है जिससे बात हो सकती है तो बात करें, उसके एक्सपीरियंस से आप सीखें, अपना एक्सपीरियंस आप उसको बताएं, और जो भी ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपने टेस्ट फॉलोअप में रखें, रेगुलर आप चेकअप करवाएं, सब कुछ तो नॉर्मलाइज हो सकती है ज़िंदगी। हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, स्ट्रेस कम लें, क्योंकि जो होने वाली चीज़ थी वो हो गई, अब आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, अब आपने आगे बढ़ना है, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। ठीक है ना, तो आपने आगे जाना है, आगे जाके आपने करना है सब कुछ, तो बस यही होता है इसका। और एज सच ये है कि बस डॉक्टर के फॉलोअप में रहें मेस्टेक्टमी के बाद, क्योंकि मेस्टेक्टमी एक बड़ी चीज़ है, और अच्छे तरीके से जो है अपना इलाज करवाएं, लग के करवाएं, फॉलो उस टूट के नहीं, कतरों कतरों में नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम होगा तब जाऊंगी। इस तरह। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब, आज के एपिसोड के लिए बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। जो भी जिन्होंने भी आज सुना, प्लीज़ जो भी डॉक्टर ज़ेब ने बताया उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अल्लाह हाफिज़।